Hello everyone. Today we are going to practice some questions from diabetes mellitus. Before starting this video, सबसे पहले जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस में से, यानी जो क्वेश्चंस हाई यील्ड हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली जिसमें से क्वेश्चन आता है, उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपको डायबिटीज़ मिलाइटिस का डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए. ठीक है. जैसे जो उसके अंदर WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बुक में लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. इसके अलावा जो टॉपिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर जो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर और स्मॉलर स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है. इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन मिस करते हैं वो है हाइपोग्लाइसीमिया का. ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया का क्वेश्चन भी आता है. इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसके अंदर आप उसकी न्यूट्रिशनल थेरेपी भी लिखते हैं. इसके अलावा मेडिकल थेरेपी यानी ड्रग्स वगैरह भी लिखते हैं. फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ में से चीज़ है वो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर भी है और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं. दोनों कॉम्प्लिकेशंस में से क्वेश्चन आता है. यानी इस तरह से भी आ सकता है कि वो सिर्फ आपको ये कह रहा है कि इसकी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लिखो, या कोई 3-4 जो है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लिखो. तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर हम इसके सिनेरियोज डिस्कस करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डायबिटीज़ का वो है, an 18 years old boy is seen in accident and emergency with abdominal pain and vomiting. He was febrile and confused. On examination, dehydrated and labored respiration. Investigations show HB 13.5, WBC 14,000, platelets 1,50,000, and basal blood sugar rate is 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था उसके अंदर हम ये कहते थे कि एक तो जो आपका जो ब्लड शुगर है वो 200 से ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. और इवन जो है वो 500 to 700 तक भी हो सकता है. इसके अलावा हम उसके अंदर कहते हैं कि पीएच जो है वो 7.3 से कम हो जाती है, और जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाते हैं, और कीटोन्स ब्लड के अंदर भी होते हैं और कीटोन यूरिया भी होता है, यानी सीरम के अंदर भी और यूरिन के अंदर भी होते हैं. ठीक है. यानी कि आपके पास जो ट्राइएड बनता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का वो ये होता है कि आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा 200 से ज़्यादा. एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसके अंदर पीएच 7.3 से कम और बाइकार्बोनेट 15 से कम, और साथ जो कीटोन्स हैं वो सीरम के अंदर और यूरिन के अंदर पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर जो फिजिकल साइंस होते हैं वो डिहाइड्रेशन के या जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के वही होते हैं कि स्किन ड्राई हो जाएगी, जेवीपी रिड्यूस हो जाएगी. इसके अलावा टेकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, कुस्माउथ रेस्पिरेशन हो सकती है, साथ ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन वगैरह, सीजर्स, इवन ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, ये चीज़ें भी हो सकती हैं. अगर आप इस डायग्नोसिस के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, फिब्राइल एंड कन्फ्यूज है. जैसे अभी मैंने कहा कि आपके पास ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, ये वाली चीज़ें आती हैं, तो फिब्राइल होना, कन्फ्यूजन आना, ये चीज़ें इस चीज़ों में आ सकता है. इसके अलावा हमने कहा था कि उसके अंदर फिजिकल साइंस डिहाइड्रेशन के भी आ सकते हैं. उसमें बता दिया कि डिहाइड्रेशन है और लेबर रेस्पिरेशन है. HB ठीक है, WBC जितने हैं, प्लेटलेट्स भी ठीक हैं. ब्लड शुगर अगर आप देखें तो वो 350 है, यानी कि वो कितनी है, 200 से ज़्यादा है. तो ये आपको पता है कि जब ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा हो और साथ डिहाइड्रेशन के जो हैं वो भी सिम्टम्स हों, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, ड्राई स्किन हो, जेवीपी कम हो जाए, टेकीकार्डिया हो, हाइपोटेंशन हो, कुस्माउथ रेस्पिरेशन हो, तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो किसके होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये बातें सबको पता है कि ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा, पीएच 7.3 से कम, बाइकार्बोनेट 15 से कम, कीटोन्स सीरम और यूरिन के अंदर पॉजिटिव. इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि फिजिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होते हैं पेशेंट के अंदर, जिनके ड्राई स्किन, जेवीपी रिड्यूस्ड, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, कुस्माउथ रेस्पिरेशन, और साथ जो आपके पास सेरेब्रल एडिमा के साइंस होते हैं जैसे ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, सीरियस ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर होंगी. इस डायग्नोसिस के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ डिहाइड्रेटेड, कन्फ्यूज, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, और साथ ब्लड शुगर आपको उसने बता दिया कि 200 से ज़्यादा है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 20 years old boy having insulin dependent diabetes mellitus developed tachypnea, drowsiness, abdominal pain and vomiting. He gives history of chest infection from last few days. He is admitted to the hospital with serum glucose of 540 and ABGs show
pH 7.12. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. जैसे बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपकी जो ब्लड शुगर है वो 200 से ज़्यादा हो और 500 to 700 के दरमियान में हो, पीएच 7.3 से कम हो, बाइकार्बोनेट्स 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो और कीटोन सीरम और यूरिन के अंदर पॉजिटिव हो, साथ आपके पास फिजिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ड्राई स्किन, रिड्यूस जेबीपी, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, की सारी बातें हमने पढ़ी हैं. ठीक है. इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले टेकीपनिया है. ठीक है. और इसके अलावा ड्राउजीनेस यानी कि आपके पास जो सेरिब्रल एडिमा के सिम्टम्स हैं वो भी आ गए हैं, साथ एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग भी है और उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन भी है. अच्छा, एक बात आपने और भी याद रखनी है. देखें, पेशेंट को डायबिटीज़ तो होता है, उसके बाद एक सिचुएशन डेवलप होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, या फिर जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक, जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लिसेमिक स्टेट होती है. तो जो आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ना, इसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ये होता है कि कोई इन्फेक्शन हो पेशेंट के अंदर, पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, प्रेगनेंसी के अंदर आमतौर पर ऐसे हो जाता है, या अगर वो इंसुलिन प्रॉपर्ली नहीं ले रहा तो इसकी वजह से उसके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है. जैसे इसके अंदर भी उसने कहा कि उसके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस था और उसके अंदर चेस्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री थी. तो ये बहुत मुमकिन है कि आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट हो और उसके अंदर इन्फेक्शन की हिस्ट्री और उसके बाद उसके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाए. आपको जो डायग्नोसिस आप करेंगे वो एक तो इस बात से करते हैं कि सीरम ग्लूकोज 540 पे चला गया, यानी कि 200 से ज़्यादा है, और एबीजीज जो है वो पीएच भी अगर हम देखें तो वो हम कहते थे कि अगर पी 7.3 से कम हो, 7.12 है, इसका मतलब उससे कम है, तो ये डायग्नोसिस भी आपके पास होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 62-year-old male was brought in emergency in conscious state. He had history of weakness, lethargy, polyuria and polydipsia in past few days. On examination, he was dehydrated. His lab investigation showed serum sodium 136, potassium 4 milliequivalent per liter, chloride 108, blood sugar 720, pH 7.3 and bicarbonates 22 milliequivalent per liter. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. अगर आपको याद हो तो एक तो हमने डायबिटीज़ के अंदर दो कंडीशंस की बात की है. एक तो ये है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, और दूसरी हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ये होता है कि 200 से जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा होगी, लेकिन वो मैक्सिमम जो है वो 500 टू कह लें कि 500 तक की होती है. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती, 500 to 700 इतनी. लेकिन अगर आपके पास ब्लड शुगर 600 से ज़्यादा है और पीएच 7.3 से ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट्स 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर 7.3 से पीएच कम होती थी और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होते थे, और इसके अलावा कीटोन्स भी सीरम के अंदर, यूरिन के अंदर पॉजिटिव होते हैं. लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती. ना ही एनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के सिम्टम्स होते हैं, यानी पीएच 7.3 से ज़्यादा होगी, बाइकार्बोनेट्स 15 से ज़्यादा होंगे और कीटोन्स भी सीरम और यूरिन के अंदर पॉजिटिव नहीं होते. इसके अंदर सिर्फ ये होता है, दो बातें होती हैं. हम एक तो है हाइपरग्लाइसेमिक, यानी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कितना है, यानी कि 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है. और हाइपर ऑस्मोलर का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो 320 मिलियोस्मोल पर किलोग्राम से ज़्यादा होती है. और साथ क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर क्या होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ठीक है, इसके अलावा पोलीफेजिया, वेट लॉस हो जाएगा और स्वीयर डिहाइड्रेशन होगी. इसके अलावा जो है वो कॉमा वगैरह भी हो सकता है पेशेंट के अंदर. इसके अंदर जो आपके पास जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली हो सकता है, साथ सीवियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. अगर इस डायग्नोसिस के अंदर आप देखें तो इमरजेंसी कॉन्शियस स्टेट के अंदर है, लिथार्जी है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, यानी ये तो सारे आपके पास डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं. डिहाइड्रेटेड भी है, सीरम सोडियम भी ठीक है, पोटेशियम इतना, ब्लड शुगर आप देखिए 720 पे चलेगी और पीएच और बाइकार्बोनेट्स नॉर्मल है. यानी ब्लड शुगर हमने कहा था कि अगर वो 600 से ज़्यादा हो, पीएच 7.3 से 7.3 से ज़्यादा हो, बाइकार्बोनेट्स 15 से ज़्यादा हो, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट है. तो ये सिनेरियो भी आपके पास हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 76-year-old female diabetic patient on oral hypoglycemic drugs is admitted to the emergency department with hypoglycemia. She was given 2 ampules of dextrose 50% and dextrose 10%. Was started at the rate of 100 ml per hour. There is no improvement and blood sugar keeps on falling to low levels.
Her blood sugar level after 4 hours was still 45 milligram per deciliter. What is the next step in management? इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसका खुद से आंसर सोचने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि हाइपोग्लाइसीमिया अक्सर लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक में से, कि उसमें से सिनेरियो आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि उसको डायबिटीज़ थी और वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रही थी, लेकिन अब उसके अंदर स्वीयर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो जब भी पेशेंट आपके पास स्वीयर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आए, ठीक है, तो सबसे उसके अंदर जो आपके पास जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो ये होता है कि आपने उसके अंदर आईवी डेक्सट्रोज लगानी है 10%, 10 और 20%, ठीक है। जब उसके बाद आपने जब डेक्सट्रोज लगा दी तो सेकंड जो आपने चीज़ करनी होती है, जब पेशेंट आपके पास खाने के काबिल हो जाता है तो आपने उसके अंदर ओरल कार्बोहाइड्रेट्स देने, ठीक हो गया। इसके अलावा ये है कि अगर आपने उसके अंदर डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन की है, जैसे कि इस कंडीशन के अंदर ये है कि उसके अंदर आपने डेक्सट्रोज पहले 50% दी, फिर 10% दी, तो उसके बाद भी अगर पेशेंट के अंदर रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो फिर आप ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने जो ग्लूकागॉन है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर भी अगर आप देखें कि पेशेंट के अंदर डेक्सट्रोज वो पहले से दे रहा था, तो अगर डेक्सट्रोज के बावजूद भी उसका हाइपोग्लाइसीमिया है तो फिर आप उसके अंदर ऑक्ट्रियोटाइड देंगे। वैसे अगर आपसे कोई हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट पूछे तो आपने 3 बातें बतानी। सबसे पहले तो डेक्सट्रोज 10 और 20% आप देते हैं। उसके बाद पेशेंट जब व्हेन ही और शी इज़ एबल टू ईट तो आप उसके अंदर ओरल कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। और इसके अलावा अगर पेशेंट को डेक्सट्रोज देने के बावजूद भी रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो फिर आप ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं एंड वी अवॉइड यूज ऑफ ग्लूकागॉन इन हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और अगर आपने फर्दर उस पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की रिकरेंस को प्रिवेंट करना है तो आप उसके अंदर, क्योंकि वो उसने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स तो लेनी है क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो एक तो ये है कि आप उसके अंदर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं उसकी डोज को एडजस्ट कर दें, ठीक है। इसके अलावा जो वो अगर इंसुलिन इंजेक्शन यूज़ कर रही है तो उसकी आप टाइमिंग्स को चेंज कर दें, ठीक है। साथ उसको डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बता दें और साथ आप 10% डेक्सट्रोज उसके अंदर देते हैं। ये जो रिकरेंस वाले मैंने 4 पॉइंट्स बोले हैं ये भी आपने इसके अंदर लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 21-year-old university student was brought to the accident emergency department in Drowsy State. He seems in respiratory distress, drowsy and confused with pulse rate of 22 per minute, blood pressure 90/60, temperature 98 Fahrenheit and respiratory rate 28 per minute. He is drowsy but arousable. Blood sugar in the emergency is 468 milligram per deciliter. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि ड्राउजी है यानी आपके पास सेरेब्रल एडिमा के सिम्टम्स हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, वो ये ड्राउजी कंफ्यूज यानी कि सेरेब्रल एडिमा के सिम्टम्स है, ठीक है। टेम्परेचर भी है, रिस्पिरेटरी रेट इतना है। ब्लड शुगर आप देखेंगे 468 मिलीग्राम यानी कि 200 से ज़्यादा है लेकिन 600 से ज़्यादा नहीं। अगर 600 से ज़्यादा हो तो फिर आप हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर स्टेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर 500 से कम हो तो फिर आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सोचते हैं। क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जब आपके पास आएगा सिनेरियो तो उसके अंदर एक तो ब्लड शुगर, साथ वो कीटोन्स वगैरह भी बता सकता है, पीएच बाइफॉर्मेट्स बता सकता है। इसके अलावा ये होता है कि आपके पास जो सेरेब्रल एडिमा के सिम्टम्स हैं जैसे कन्फ्यूजन वगैरह है, ठीक है, या ड्राउजी स्टेट है, इसके बारे में बताता है। लेकिन अगर आपके पास हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर स्टेट के अंदर आएगा तो उसके अंदर पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, ठीक है, और इसके अलावा लेथार्जी, वेट लॉस और कोमा वगैरह, या उसके अंदर ब्लड शुगर तो वैसे 600 से ज़्यादा होगी तो आपको वो क्लियर हो जाता है। लेकिन ये डायग्नोसिस क्योंकि 468 या 500 से कम है ब्लड शुगर तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 55-year-old widow who lived alone was admitted to the hospital after her son found her semi-conscious at home. He had not seen her for a week, but she seemed well then. On examination, she was extremely dehydrated but not ketotic. Her respiration was normal. Investigation revealed serum sodium 149, serum potassium 4.7, serum bicarbonate 18, serum urea 105, creatinine 2 milligram per deciliter, glucose 720 milligram per deciliter. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना, इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको यहाँ पे पता है, सबसे पहली चीज़ आपको जो नज़र आ रही है ग्लूकोज 720 है, यानी अगर आपके पास जब ग्लूकोज जो है वो 600 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं जो सबसे पहली चीज़ हम सोचते हैं वो ये है कि हम हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरस्मोलर स्टेट देखते हैं। बाकी अगर आप देखें तो सोडियम भी ठीक है, पोटेशियम भी ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा वो कहता है कि एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड है। तो आपको पता है कि जब भी हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरस्मोलर स्टेट आती है तो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा
वही बात है, बाकी सारे डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, पोलिडिप्सिया, पोलीयूरिया वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। और ग्लूकोज जो है वो 600 से ज़्यादा, यानी जैसे इस सिनेरियो के अंदर 720 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो वो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरस्मोलर स्टेट होगी। तो ये डायग्नोसिस भी आपके पास हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरस्मोलर स्टेट के। सो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके सिनेरियोज आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डायबिटिक कीटोसिडोसिस देखे, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरस्मोलर स्टेट देखे, इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया का देखे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंपल हैं, जैसे आपके पास कॉम्प्लिकेशंस या मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ है, तो मैनेजमेंट के अंदर आपने वही बात उसकी डाइटरी मेडिकेशन और इसके अलावा जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं वो सारी बतानी है। और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,